हम्म। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अवर पार्ट 2। और आपका स्वागत है इस वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अपने फ्रीलांसिंग के बारे में, कैसे वीएफएक्स, एनिमेशन, आर्किटेक्चरल फ्रीलांस लिया जाए, फ्रीलांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस। और मैं पिछले वीडियो में जहाँ पे एंड हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आपके साथ। मेरे को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, जब फ्रीलांस ले रहे थे अभी, अब हमारी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि यार फ्रीलांस जब भी कर रहे हैं, आपको वीएफएक्स का, एनिमेशन का कुछ तो भी अगर आपको फ्रीलांस मिला है, आप उसके कितने पैसे बोलो। अगर जैसे किसी ने आपको बोला कि बॉस एक एडवर्टाइजमेंट बना दे, तो आप कितने बोलोगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? कितने बोलूं? मतलब अब कई बार हम क्या सुनते हैं, किसी का ऐड बनना है टीवी पे, 100 करोड़ लिए उसने उसने 50 करोड़ लिए। हाँ, तो अपने को लगता है 50 करोड़ मांगू, 10 करोड़ मांगू, हाउ मच? इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और खासकर जो बहुत नए बड़ा बंदे होते हैं क्वेश्चन। ना, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि बस ये ऐड होते ही तुरंत एक ऑडी खरीद खरीद के लेके आनी है, बस उसके बाद और कुछ नहीं करना लाइफ में। पर यहाँ पे मैं अपना वो खुद का एक एक्सपीरियंस, हाँ, तो मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मतलब क्या रहता है कि फ्रीलांस आया, यूएसए का फ्रीलांस था, अमेरिका का एक एडवर्टाइजमेंट था, वो आया। तो बंदे ने मेरे को बोला कि बॉस आप बताइए आप कितना चार्ज करोगे इसके लिए। और आई हैव नो आइडिया कि मैं कितना बोलूँ इसको। तो मेरे को क्या था, वो लेना नहीं था। मेरे को ऐसा था कि यार एक काम करता हूँ, इसको ऐसी चीज, ऐसी फिगर बोल देता हूँ कि अपने आप ही भाग जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिसेंट फिगर बोल दी। और उसके बाद में उस बंदे ने क्या किया, वो राजी हो गया। बोलता कि ठीक है इतना है तो आई विल पे यू स्टार्ट। तो मैंने कहा यार ये तो मान गया। तो मैंने कहा ठीक है, अमाउंट तो मैंने काफ़ी बोल दिया है, अब तो ये दे भी रहा है। तो मैंने उसको मैंने उसको 3 इंस्टॉलमेंट भी बोल। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी ले लिया मैंने, अभिनेंद्र, जो अपनी पिछली कॉल्स में भी आया अपने साथ में। तो मैंने अभिनेंद्र को बोला भाई एक फ्रीलांस है, दोनों मिलके साथ में कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शेयर उसके लिए भी रखा, मैंने कि चल तू भी काम कर रहा है तो तू भी कर। तो उसको भी एक अच्छा अमाउंट मिल गया, वो भी एकदम खुश हो गया, भाई एकदम मस्त, ठीक है। तो मैंने कि चलो शुरू हो जाओ। बंदा, हम दोनों ने मिलकर वो काम किया, काम खत्म हुआ। और उसके बाद में मैंने उसको 3 इंस्टॉलमेंट बोला, मेरे को तीनों इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए, काम मैं तब शुरू करूंगा जब इतना अमाउंट तू डाल देगा। और उसने डाल दिया तुरंत। तो मतलब काम कर रही थी ट्रिक। तो मैंने कहा सही है यार। पर वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने इवेल्युएशन किया, हमने पूरे एसेट्स को पूरा चेक किया, फिर बंदे का वो क्या था, एक तुक्का था, तुक्का मारा, उसने बोल दिया कि हाँ भाई इतना चाहिए, उसने बोल दिया। पर अगर आपको ये काम प्रॉपरली करना है, तब मैंने उसके बारे में और स्टडी किया उसके बाद, तब मेरे को पता चला कि यार ऐसा है ना, कभी भी आप फ्रीलांस करो तो उसमें एक एक चीज़ कैलकुलेट करो। आपकी कितनी मैन पावर आप अपनी खुद की कैलकुलेट करो। अगर आप स्टूडियो में रहते हो तो आपकी कॉस्ट टू कंपनी कितनी है, सीटीसी, आप अपनी सीटीसी के बेस पे एक अमाउंट रखो। आप आज की डेट में मान के चलो, अगर आप 50,000 रुपये महीने कमाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो आप अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप अपने 50,000 तो साइड में रख लो पहले ही, क्योंकि इतना तो आपको, आपका हक बनता है। क्योंकि आप मन को भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है ना, कि भाई 50,000 रुपये तो मेरे को, मैं ऑफिस जाता तो मैं वहीं पे ले लेता। करेक्ट है कि नहीं है? 50,000 रुपये तो मैं ऑफिस जाता तो वहीं पे ले लेता, तो मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को 50 तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अब आप देख लो, 50 तो आपके हो गए, प्लस उसके बाद में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस का पे कर रहे हो, उसके बाद में आपने कंप्यूटर खरीदा है, या आपने कंप्यूटर रेंट पे लिया है, या आपने रेंडर फार्म रेंट पे लिया है, इन सब की कैलकुलेशन करो। और अगर आपने एक दो बंदे भी रखे हुए अपने साथ में, तो उनका भी खर्चा जोड़ दो। इसके साथ में ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में जो कुछ बचेगा आपके पास में, वो आपकी जेब में जाएगा। और उसके बाद में भी जब पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आपका भरा जाता है, तो उसके अंदर आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि साहब ये पैसा जो है आपके पास कहाँ से आया। तो जब आप उसको बोलते हो कि साहब मेरे को ये एज ए फ्रीलांस कमाया है मैंने, तो डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट कितना लिया है। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक तो अपनी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतने परसेंट टैक्स दो, लेकिन उससे ऊपर जाने के बाद में आपकी जो टैक्स की जो जो देने की, जितना सरकार आपसे टैक्स लेगी, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और गलती से अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है कहीं पे, अपनी अपनी कंपनी का, या अपने फ्रीलांस का, या अपने एज ए आपने अपना कुछ नाम वगैरह रजिस्टर करा रखा है, तो बस जीएसटी के लफड़े में भी पड़ जाओगे। तो आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा, सर्विस टैक्स भी भरना पड़ेगा, वैट भी, पता नहीं जो भी कुछ लगता है, इन सब चक्करों में पड़ जाओगे।
पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे ये सारे के सारे गवर्नमेंट के पचड़े हैं। अगर आप इसमें पड़ जाओगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी भी भूल जाओगे, अपनी टेक्निकलिटी भी भूल जाओगे। इसके लिए तो चार्टेड अकाउंटेंट्स चार्टेड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स ही हैं। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा भाई इसके ऊपर। क्या मैं इन चक्करों में पड़ा हूँ, मेरा इतना दिमाग, इतना टाइम और इतनी मेरे को फ्रस्ट्रेट किया है ना इन लोगों ने। आई विल डेफिनेटली मेक यू गाइस। हाँ ठीक है, आई नो एवरीथिंग एक्चुअली। हाँ ओके। अभी मैं बात करता हूँ दूसरी चीज से कि कमलेश भाई, और आप सभी से एक चीज पूछता हूँ। कमलेश भाई आपसे शुरू करता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी का काम किया, किसी क्लाइंट का, और उसने आपके पैसे नहीं दिए? एक्चुअली देखो, रेगुलर बेसिस पे जो क्लाइंट होते हैं ना, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन कभी 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन वो नए क्लाइंट थे। तो हाँ, तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ होता क्योंकि क्या है आपके साथ ऐसा क्या है कि ना, जो लोग नए बंदे होते हैं या कोई भी बंदा होता है, उसको पता क्या रहता है, जैसे नए लोगों को कोई फ्रीलांस नहीं देता ना, ऐसे ही नए क्लाइंट्स को भी कोई फ्रीलांसर उनका काम नहीं करना चाहता। क्योंकि पुराने बंदे होते हैं, उनका पता है कि ये बंदे का पैसे टाइम पे मिलता है ना। तो एक ट्रस्ट बन जाता है, एक कॉमन ट्रस्टिंग, एक बॉन्डिंग बन जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर मान के 100%। चलो किसी ने अगर पैसे आपके नहीं दिए, तो मतलब आप फिर कोई ऑप्शन है? रूपक भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए? शुरू में बहुत 2 3 4 5 6 बार, बहुत बार हुआ। अच्छा, अब तो आदत बढ़ गई। अब तो ये है कि अब तो एक वो है ना कि कोई क्लाइंट अगर है तो वो 3 साल से है या वो 4 साल से है, तो अभी इतना कोई झोल झाल है नहीं। तो नए वाले क्लाइंट को भाई पैसा पहले दे, बाद में हाँ, तो रूपक अभी भाई ये पहला पॉइंट यही है। हाँ नहीं, पहले आप जैसे नया रूपक भाई का तो मेरे को अभी सुन के क्या लगा, मैं क्या कह रहा हूँ, रूपक भाई का तो मेरे को सुन के ये लगा कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। साफ सीधी बात। हाँ भाई, काम दे दो, पैसे दे दोगे सही है, तो भी तुम्हारा भला है, नहीं दोगे तो भी। कई क्लाइंट तो ऐसे होते हैं हाँ, जो ये ढूंढते हैं कि यार किससे काम करवाया जाए जिसको पैसे देने ही नहीं पड़े। अच्छा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब वो मुर्गा ढूंढते हैं कि कौन सा मुर्गा ऐसा सही है। मतलब वो ऐसा आदमी होगा जिसके पास, बेचारे के पास काम नहीं आ रहा होगा। वो भी सोचता होगा यार क्लाइंट आया नया, इसको अपन काम करके देते हैं बढ़िया। और वो भी सोचता होगा कि यार इसको काम तो मिल रहा नहीं है, इससे काम करवा लेते हैं, इसको पैसे देंगे कि नहीं देंगे, वो भी एक बात है। तो मतलब ऐसे इससे बचा कैसे जाए कि क्लाइंट पैसे पूरे ना मारे? मतलब उसको कुछ वाटरमार्क डाल के दो काम को, फाइलें मत दो, पहले पैसे आने का वेट करो। हाँ, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है वो उनके लिए है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। अभी जैसे हम लोगों को काफी टाइम हो गया, अब हमारे परमानेंट क्लाइंट्स हैं, तो हम लोगों को ऐसी कोई इश्यू आते नहीं है। लेकिन जैसे कोई नया बंदा है, नए क्लाइंट का काम कर रहा है, तो पहले तो ऐसा है ना कि आप हाफ एडवांस ले लीजिए, उससे बोलो कि आधा एडवांस दे दे, तब तो काम करूंगा, नहीं तो आप करिए मत। आपके पास अगर काम नहीं है तो आप करिए मत। क्यों? क्योंकि 100% ये ऐसा होता है कि आप 1 2 बार, 2 3 बार, 3 4 बार आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है कि आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं तो उसको बाद में, मतलब क्या वो फोन नहीं उठाता है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फोन देखो, जो बिल्कुल बेशरम हो रहा हो तो फोन ही नहीं उठाएगा। कई होते हैं ऐसे जो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं और रिप्लाई भी नहीं करते हैं किसी भी चीज के बारे में। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो टेक्निकल रिलेटेड फंसाते हैं। आपकी क्वालिटी वर्क सही नहीं है, आपने मेरे को टाइम पे काम नहीं दिया, आप इसमें इतना जोलजाल है, ये फ्रेम में ऐसा है, ये शॉट ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब जितनी गलती नहीं होगी ना, उससे 10 गुना ज्यादा गलती आपको बता देगा। तो आप भी थोड़ा सा होपलेस हो जाओगे कि यार इसको काम करके सही नहीं दिया, अब कैसे पैसे मांगू। तो पहला पॉइंट तो ये रहता है। अभी क्या रहता है कि जैसे आपने किसी को अच्छा काम करके दे दिया, तो वो क्या है, फिर वो दूसरी ट्रिक अपनाता है कि यार ठीक है, थोड़ा टाइम रुकिए, आपको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा, थोड़ा टाइम रुकिए। फिर वो थोड़ा टाइम करते ऐसा समय आ जाता है कि आप फिर सोचते यार बढ़ने दे। अच्छा, मांगने ही छोड़ देते हैं, मांगने ही बंद कर देते हैं। हाँ। हरिओम भाई, आपके साथ हुआ है कभी? हरिओम भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का क्लाइंट का काम कर दिया पर उसने पैसे नहीं दिए? हरिओम भाई, आवाज आ रही है? एक्चुअली हरिओम भाई की आवाज ही एक्चुअली शुरू में जब से ये बैठे हैं तब से आवाज नहीं आ रही सही।
अरे भाई आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, अपना वीडियो ऑफ कर दो, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो, आपकी आवाज सही आएगी फिर। हाँ 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 हाँ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपने किसी का काम करके दे दिया और उसने आपके पैसे ना दिए हो फ्रीलांस में, वीएफएक्स का, एनिमेशन का, कुछ भी, 3D का? हाँ हाँ हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा बहुत होता है बार हुआ है। कि क्लाइंट बहुत बार हुआ है। जैसे शुरुआती दौर में ये एक ट्रेंड होता है कि ये फेस करना जरूरी होता है नहीं तो फिर आगे एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उस चीज का। अच्छा। क्योंकि हुआ ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है, क्लाइंट एक बार काम करवा लेते हैं, फिर काम करवाने के बाद फिर वो नया समझ के फिर ये बोलते हैं कि अरे तुम्हारा शॉट तो मैंने यूज ही नहीं किया, तुम्हारा जो काम था वो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके पास बहाने होते हैं कि वो पैसे देने से मुकर जाते हैं किसी भी तरह से हाँ, बेसिकली यही बात, सही बात है। अच्छा अच्छा। और तो कई कई बार ऐसा होता है कि इतना लेट पेमेंट आता है कि वो ना के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो हाँ, जो जेन्युइन क्लाइंट होगा, मतलब जैसे हाँ। मतलब जो जेन्युइन क्लाइंट होगा, जिसको लगेगा कि हाँ यार इस बंदे का काम बहुत अच्छा है, तो और मतलब इससे कैसा है, permanent मतलब work करवाना। जो जो जेन्युइन क्लाइंट होता है उसको वो मतलब कैसा दिखता है, उसके सींग वींग होते हैं सिर पे? नहीं, उसका उसका वो ऐसा दिखता उखता नहीं है, उसका तो पेमेंट एडवांस आ जाता है पूरा ही। तो मतलब उसके लिए पता है, अगर ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के उन क्लाइंट से भी कॉल करनी पड़ेगी, तो वो बताएंगे कितने लोग ऐसे जो पैसे ले लेते हैं एडवांस में और फिर काम भी नहीं करके देते, एंड में वो घुमाते रहते हैं, वो पीछे पीछे नहीं घूमता रहता ऐसे, है। बिल्कुल लेकिन बेसिकली आर्टिस्ट आपको ऐसे बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि एक बार के काम के लिए वो अपने पूरे फ्यूचर को स्पॉइल नहीं करना चाहेगा। आज जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट से पैसे ले लेता हूँ और अगर उसको काम करके नहीं देता हूँ, तो उस क्लाइंट का वक्त तो मेरे से जाएगा ही जाएगा। 50 क्लाइंट और ऐसे हो जाएंगे जो मुझे कभी काम नहीं देंगे। अच्छा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी क्लाइंट से पैसे ले लिए हो और फिर बाद में आपका मन नहीं हो उस काम करने का, या फिर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आपने बोला कि भाई तू अपने पैसे वापस ले ले? नहीं, आज तक पैसे लेने के बाद तो काम करके दिया ही दिया है। अगर क्योंकि क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक बार आ गए तो फिर जाने का, वापस लाने का कोई कॉलम नहीं है। नहीं, ये साला वो जब वो एक मूवी आप कई बार देखते हो, जैसे गुंडे टाइप लोग नहीं होते हैं, मतलब भाई इसमें आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा तो अच्छा। क्या है, आप या तो पैसे लो ही मत। आपको अगर नहीं करना है तो आप स्टार्ट में मना कर दे, तो हाँ। ज्यादा बेटर है। अगर आपने एक बार पेमेंट ले लिया है तो आपको करके देना होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे फिर आपके पैसे मैटर नहीं करते, वहां पे आपका टाइम मैटर करता है। अगर किसी की लॉन्चिंग है किसी चीज के लिए, कोई इवेंट रख रखा है या जो कुछ भी, आप जैसे व्हाटएवर जो जिस चीज के लिए उसका जो पर्पस है, उसने उसके लिए वो जो वर्किंग करा रहा है, अगर आप उसको 5-10 दिन बाद में अगर स्टार्ट से पहले आप बोलोगे कि यार आप तेरे पैसे ले ले, तो वो खा जाएगा। फिर कोई नया आर्टिस्ट उसको इतने कम समय में करके भी नहीं देगा। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक बार अगर पैसे ले लेते हो तो आपको समय पे काम करके देना ही चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। और मैंने आज तक करके दिया ही है। आज तक टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ कि करके नहीं दिया हो, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। चाहे एक बार मेरे साथ में एक बार ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि मेरा हार्डवेयर का कुछ इशू हो गया था। तो 8 दिन लगातार मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था, मतलब इसीलिए ताकि मैं उसको अपने टाइम पे काम करके दे सकूं। ये अपनी डिग्निटी होती है। अगर मैं उसको नहीं, करके अच्छा देता अच्छा, तो एक चीज बताओ, एक चीज मेरे को कॉमन बताओ, बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना। जो जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, हालांकि ये टॉपिक काफी लंबा खिंच गया, पर इसको एंड करना चाहूंगा मैं। जो लोग पैसे नहीं देते हैं, जैसे आपने कितना हार्डवर्क किया, उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपस में आप लोगों का मतलब फोन पे की है तेरी जो भी है डैश 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 आपस में हो जाती है क्या है? या उसने नहीं, डिपेंड करता है कि सामने क्लाइंट कैसा है। मतलब जैसे एज भी देखी जाती है और उसके रेपुटेशन भी देखी जाती है, मैटर करता है। अगर पहली बात तो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक मेरे साथ में कि मेरे को किसी को गाली देने की जरूरत पड़ गई हो। हाँ रूपा भाई क्या कह रहे हैं? मेरे साथ तो देखो ऐसा हुआ है बहुत बार क्या, 2-3 बार ही हुआ है कि काम आया है, कॉस्टिंग दी है, फिर उन्होंने काम करवाना शुरू करा, फिर उनके काम की शायद नीयत ज्यादा बड़ी हो गई या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई, या वो खुद ही क्लियर नहीं थे उनको क्या चाहिए था। फिर उन्होंने मुझसे ये करवाया, फिर वो कराया, और वैसा हुआ और वैसा हुआ। तो एंड ऑफ द डे मैंने तो बीच में बोला हुआ है, सर जी ऐसा है, आपकी सारी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं, मैं मेल कर रहा हूँ, आधी पेमेंट आपकी आ चुकी है, बाकी का प्रोजेक्ट कहीं और करा। बात खत्म, बिल्कुल। अच्छा,
नहीं हाँ, ऐसा ये रहता है एक्चुअली में, कई बार क्या रहता है पता है, इतना ऐसी फ्रस्ट्रेट वो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बोल देने का कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम बोल देने का सर हमारा हो गया है, ये रहा आपकी फाइल, आप कहीं और कोई करा लो, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। एक्चुअली वो क्लाइंट की इच्छा होती है, वो क्लाइंट खुद चाहता है कि यार ये खुद के मुंह से बोल दे। नहीं। क्लाइंट नहीं चाहता, क्लाइंट तो बोल रहा है कि चेंजेस करो, हमने हमारी इच्छा है वो, भाई तू जा। मेरे कहने का मतलब यही है कि वो इतने चेंजेस हाँ। करवाता है। भाई इसमें ये भी है, ये भी डिपेंड करता है ना, कई बार आर्टिस्ट तो थक जाता है, बोले भाई तेरा आगे हाथ जोड़ो। देखो आप भी आर्टिस्ट ही हो, आप सब भी एक आर्टिस्टिक काम करके दे रहे हो। कई बार क्या रहता है ना, जैसे अभी आपको बोला जाएगा कि बॉस एक फोन का मॉडल बना के दो, आईफोन का मॉडल बना के दो, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे एक आईफोन का मॉडल बना के ले आओगे, और उसके बाद पता क्या बोलेगा, यार ये आईफोन जैसा नहीं लग रहा, कुछ तो भी इसमें डाल के लेके आओ। नहीं बहुत वो पता क्या कहेगा, वो पता क्या कहेगा, ये देखेगा यार ये मतलब लुक तो सही आ रहा है, लेकिन कुछ तो भी इसमें कमी है, मतलब देखो सोचो सोचो, रेफरेंस देखो जरा, आईफोन जैसा क्यों नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ये हाँ, वो बोलेगा यार ये ना डमी लग रहा है, ये आईफोन फोन नहीं लग रहा, ये फोन का डमी लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब दिस इज लाइव, आई मीन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कवर के अंदर कुछ एक डमी लगा के फोन पे लगा हुआ, ये लाइव नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये फोन है, कुछ ऐसा करो कि ये मतलब इसको क्या चलने लग जाए अपने आप, क्या करें इसके देखो अंदर। एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। आप जब भी फ्रीलांस करते हो, तो जब आप पहला कोई फ्रेम अपने क्लाइंट को दिखाते हो, तो मैं ये चाहता हूं आप ऐसा फ्रेम दिखाओ जो आपके वर्किंग का 10% ही हो। मतलब अच्छा। अगर आपको लगता है कि यार मेरा सबसे बेस्ट वर्क ये है, और आपने जैसे क्लाइंट को सबसे बेस्ट वर्क दिखा दिया ना, वो उसके अंदर 100 कमी निकाल देगा, तो फिर आप सोचो कि यार इससे अच्छा कैसे करके दूं। तो इससे अच्छा क्या है, आप अपने काम का 10% उसको दिखाओ, तो जब वो उसमें कुछ कमी निकाल के देगा, तो फिर आप उसको 30% करके दो, और फिर थोड़ा टाइम बाद में उसको दिखा दो कि हाँ ये बेस्ट होगा। तो वो थोड़ा सा क्या है कि सेटिस्फाई हो जाएगा उस चीज से कि हाँ यार इसने मेहनत भी करी है और चेंजेस भी किए हैं और काफी सारी चीजें। लेकिन अगर आप लोग आपको चाहिए, आपने देखा कि यार इसको बढ़िया बना के देता हूँ एक ही बार में, तो वो एक बार वाला बढ़िया जो है ना, फिर आपके गले की घंटी बन जाएगा कि यार इससे ज्यादा अच्छा तो मैं कर भी नहीं सकता, अब मैं इसमें क्या करूं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ फ्रीलांसर्स के लिए। एक फ्रीलांस का एक और केस याद है, क्लाउड बनाने के लिए था, एक सीन था उसके अंदर क्लाउड थे, तो माया के क्लाउड मतलब 3D के क्लाउड बनाने थे, माया उसका फ्लूइड्स लिया हुआ था। अब वो क्लाउड लगे हुए पीछे, उसको रेंडर भेजा कि भाई ये रेंडर चेक कर ले, तो बंदा देख के बोलता है इट्स लाइक ऑलमोस्ट हो गए इस बात को 10 साल हो गए, बहुत ही स्टार्टिंग की बात है ये, ठीक है, आप तो माया कितने दिन से यूज ही नहीं किया। उस टाइम पे वो बोलता है यार ना क्लाउड ना एकदम रियलिस्टिक नहीं आ रही, सेल्फ शेडो नहीं आ रही, डेप्थ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ठीक है। अब करके लेके गए उसको, नए नए उसको वर्जन बना के दिए, पफीनेस नहीं आ रही यार, पफीनेस आनी चाहिए, मतलब दिन है तो देख ऐसा लगना चाहिए, रुई का सा फोआ लगना चाहिए एकदम ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने ठीक है भाई ले 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 पूरा बना के दिया उसको। उसके बाद में क्या होता है कि साहब इतने करेक्शन, एक बार मैं फ्रस्ट्रेट होके गया, ऊपर मैं छत पे टहल रहा था, तो मैंने देखा यार क्लाउड बिल्कुल ऐसे ही थे, क्योंकि उस टाइम पे क्लाउड बनाते बनाते जिन चीजों को आप ज्यादा बनाते हो ना सीजी में, और फिर आपको जैसे नियर बाय दिखती है, तो आपको ध्यान बहुत जल्दी जाता है वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार की लाइट्स बना रहे हो 3D में, मैं एक बार कार की हेडलाइट्स बना रहा था और टेल लाइट्स बना रहा था, तब मैं कारों की लाइट्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था अपने आप ही। तो मैं उस टाइम पे छत पे था, क्लाउड्स को देख रहा था, मैंने कहा ओ बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसे ही क्लाउड्स है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना उस टाइम पे मेरे पास फोन था नोकिया N97, तो मैंने उससे एक फोटो खींचा, और फोटो खींच के लाके नीचे लाके वो सीन के अंदर चिपका दिया। अब मैंने उसको क्लाइंट को भेजा, तो क्लाइंट फिर से वो रोना शुरू, ये क्लाउड ऐसे नहीं लग रहा है, डेप्थ नहीं है इसमें, सेल्फ शेडो नहीं है इसमें। अरे बोले भाई ये तो मैं नहीं, तो मैं ऐसे क्लाइंट के लिए तो बात बोल रहा था। अब उसको बोलो कि भाई फोटो खींच के लगा दिया उसके अंदर, क्लाउड ही तो खींच के लेके आओ, क्या चाहिए क्या तेरे को। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि यार वो पैसे दे रहा है ना, तो उसको लगता है कि मैं जैसे चाहूं वैसे काम करवा सकता हूं। तो मेरे को ज्यादा टर्म यही लगता है कि उसके डायरेक्शन में काम करना ज्यादा बेटर रहता है। अगर सीरियसली अगर कोई फ्रीलांसर वर्क करता है, हाँ भाई उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ यार मैंने 10 बार चेंज करा लिया, अब ये ठीक लग रहा है,
तो वो एक बात है, क्योंकि फ्रीलांस काम करने में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, मेरे को एक चीज देखनी है कि जब भी हम अगर फ्रीलांस काम करना और एक क्या फ्रीलांस काम करना और एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करके काम करना, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं? जैसे 3-4 लोग अरे मिलके एक आपने स्टूडियो बहुत खोल अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं एक्चुअली जब नहीं नहीं आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। आप जब पूछ रहे थे कि जब आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, तब मैं ये बहुत बात बोलने वाला था आपको हाँ। कि अगर आप किसी स्टूडियो में 10 साल वर्किंग कर चुके हो, तो मैं ये समझता हूं कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और आपको एक ऐसा सेटअप बिठाना चाहिए जो लाइक स्टूडियो, चाहे आप 5 पीसी रखिए, 2 बंदे साथ रहिए और पूरी पाइपलाइन आप उसमें सेट कीजिए और आप उस तरीके से वर्किंग को चालू कीजिए, तो वो 100 टाइम बेटर है एक फ्रीलांसर के तौर पर। मतलब जैसे मैं आज फ्रीलांस कर रहा हूं, तो मेरे को जैसे अगर मौका मिलेगा तो मैं 100% एक छोटा स्टूडियो सेटअप बिठाने की कोशिश जरूर करूंगा अपनी लाइफ में। ये बात फैक्ट है। तो उसको हम एक स्टूडियो, छोटा स्टूडियो और फ्रीलांस एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे एक ही कैटेगरी में क्यों आ सकते हैं? क्या फ्रीलांस करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या बस मुंह उठाओ और शुरू हो जाओ? नहीं बस मुंह उठा के कहाँ शुरू हुए? एक बात बताइए, मुंह उठा के शुरू होने के लिए 10 साल हमने अपनी टांग घिसाई करी है, जो भी आप मानिए। स्टूडियो गए हैं, अभी मैं पिछले जिस स्टूडियो में वर्किंग करता था वहां पे मैं 5 मिनट लेट होता था तो मेरा हाफ डे लगता था। तो मुझे ये चीज बड़ी अखरती थी। अच्छा अच्छा, कि यार 5 मिनट लेट हुआ हूँ, हाफ डे लगेगा साला। अच्छा, फ्रीलांसर में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी आजादी। आजादी, ओके। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं। और कौन क्या मानता हूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं आप जब फ्रीलांस करते हो, आप अपने हिसाब से अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हो। जब चाहो जब जाके उठ के जा सकते हो, जब चाहो जब वापस कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। हाँ, ये एक पॉइंट है कि आपको अपने क्लाइंट से टाइम फिक्स करना रहता है कि मैं आपको 20 दिन में ये काम करके दे दूंगा। अब उन 20 डेज के अंदर आप अपने काम को कैसे कंप्लीट करते हो, ये आपकी हेडेक रहती है। लेकिन जब आप स्टूडियो में जाते हो तो आप एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपके गले में एक पट्टा बनता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। उस स्टूडियो के जो आपके हेड है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। मतलब मैं बेसिकली एक बात बता अच्छा रहा हूं, अच्छा, मैं एक 5 चीज मिनट लेट हो गया। ठीक है, मैं समझ रहा, आपकी बात समझ गया कि मतलब स्टूडियो में जाके काम करना और उसमें डिफरेंस है। अगर आपने फ्रीलांस से अगर जैसे पैसा कमाया है तो क्या वो टैक्सेबल है? और टैक्सेबल है भी तो उसका टैक्स कैसे कटता है? टैक्सेबल के थ्रू नॉर्मली। रूपक भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं, बताइए। देखो, टैक्सेबल तो मेरे को तो अभी कुछ ऐसा इशू मैंशन हुआ नहीं, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट किया है उन्होंने ऑलरेडी जो भी टीडीएस वीडीएस जो भी कटता है वो कटता है हमेशा और साल के एंड में वापस आ जाता है। अच्छा तो तरह से अभी शायद मैं उस बार को भी मैंने क्रॉस नहीं किया या मेरे सीए ने क्रॉस करने नहीं दिया, जो भी लगा लो, तो मेरे को भी तो कोई इशू नहीं। ओके, सब वापस आ जाता है साल के अंदर। अभी तो वैसे भी 6 लाख का हो गया ना, अब तो अब 6 लाख रुपए तक का आपका। मेरे को पता नहीं फ्रीलांसर का या प्रोपराइटर का ये फंडा है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो और आप अगर बिल काट रहे हो बिना रजिस्ट्रेशन के, तो आपको शायद एक प्रोपराइटर के लिए आप प्रोपराइटर की तरह आपको देख सकती है गवर्नमेंट। भले आपका पेपर नहीं है पर आपको उस तरह से वो देख सकती है। कई बार क्या रहता है ना, एक क्लाइंट रहते ना, जैसे मेरा जब एक दो फ्रीलांस किए थे, उस टाइम पे क्या है, क्लाइंट पता है क्या बोलता है इनवॉइस दो। तो मैं उसको बोला भाई मैंने कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लगी है कि तेरे को इनवॉइस दे दूं अब? तो बोला नहीं साहब, इनवॉइस तो चाहिए। क्यों? बोला कि हमने आउटसोर्स किया, किसको किया, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट इनवॉइस के रिगार्डिंग ही हम करेंगे। तो इस केस में हाँ बोलिए। मेरा नाम जाता है नीचे, मेरा नाम जाता है, पैन कार्ड जाता है नीचे, पूरा बिल की डिटेल जाती है, खत्म इनवॉइस। हाँ, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मैं यहाँ पे शायद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का रहा है। तो जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये है, हाँ ये यूके का था ये प्रोजेक्ट। और इससे पहले जो यूएसए वाला जो मैंने आपको बताया वो भी फ्रीलांस ऐसा था। वो लोग बोले कि जब भी वायर ट्रांसफर करते हैं पैसे को, तो उसको रीजन बताना पड़ता है, फॉर व्हाट रीजन यू आर ट्रांसफरिंग, किस वजह से आप पैसा इंडिया ट्रांसफर कर रहे हो। आप बोलेंगे फ्रीलांस किया, किसको किया, इनवॉइस किधर है,
वो लोगों को ये नहीं लगता कि भाई ये मेरा फ्रेंड है या इससे मेरी फोन पे बात हो गई, बोलते हैं इनवॉइस कहाँ है, इनवॉइस लगती है। इसमें सॉल्यूशन एक इस तरह से चचे ने है, भेज दिए, चचे ने पैसे डाल दिए। इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि मेरे जैसे मेरे जीजा जी हैं, उनकी एक कंपनी है, अब वो 8 साल से कंसल्टेंसी कंपनी चला रही है, तो उनके थ्रू मैं इनवॉइस बना के भेज सकता हूँ, मेरे को इतना इशू नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं फ्रीलांसर्स को सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया। उसमें कुछ नहीं करना होता है, एक कुछ भी फ्रीलांस का एक इनवॉइस लेके आओ, उसके ऊपर अपना नाम लिखो कि साहब मैं जैसे राजीव शर्मा फ्रीलांसर सर्विस एनिमेशन एंड वीएफएक्स सर्विसेज, बस इतना करके नीचे बस अपना इनवॉइस नंबर जो भी डालना डाल दो, वो कंपनी का नाम लिख दो, कितना आप चार्ज कर रहे हो, बस इतना। मैंने बहुत ही सिंपल बना के दे दिया था उसको, एक फॉर्मेट चाहिए था और उसमें ना कोई सील लगी ना कोई स्टैंप लगी, बस एक कागज पे लिख के देना था, बस एक वर्ड में एक फॉर्मेट बनाया और दे दिया, अपना काम हो गया उससे। ठीक है, अभी लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो इट्स लाइक अच्छी बात है, अगर प्रॉपर काम करना चाहते हो तो आप एक फॉर्मेट अभी लॉन्च किया है, आई थिंक कि वो अभी का नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। उसमें 1 पर्सन कंपनी OPC, तो उसमें क्या है, आप एक सिंगल बंदा ही एक कंपनी टाइप में उसको रजिस्टर करा सकता है गवर्नमेंट से, और उसको वही फैसिलिटी मिलेंगी जो एक कंपनी को मिलती है, यानी कि वो करंट अकाउंट रख सकता है, पेरेंट उसका पैसा आ सकता है, वो लोन भी ले सकता है, और अगर उसको इंटरेस्ट है फ्रीलांस से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो आपको 2 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम, 2 डायरेक्टर चाहिए, फिर उसके बाद में आपको शेयर कैपिटल लगेगा, एक CA चाहिए, एक ऑडिटर चाहिए, वो पूरी लंबी जाके है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितना क्या है। आप इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वो आने वाला है वो पूरा वीडियो, जिसमें मैं आपको पूरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, और कैसे वो सारी बातें जो स्टार्टिंग में CA आपको बिल्कुल नहीं बताते और एंड में आते हैं आपका खून चूसने के लिए, पेनल्टी लगवाने के बाद में आपके ऊपर लाखों रुपए की पेनल्टी लग जाती है, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से भरी है। कंपनी खोलने के बाद में दे विल नॉट इवन टेल यू कि आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी होती है। बंदे आके बोलेंगे बॉस आपको काम मिलेगा ऐसे गोली की तरह, आप फ्रीलांस कर रहे हो, हाँ आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, आप ये करो वो करो, टू इतनी सारी चीजें रामायण गा देंगे आपके सामने, और फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे कि बॉस अब आपका क्या है ना, अब आप बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे जाओ, अब आप प्राइवेट लिमिटेड बना दिए, कुछ टाइम बाद हम आपकी लिमिटेड बना देंगे, आपको शेयर मार्केट में लेके जाएंगे, आप भाई साहब आप एकदम पहुंच जाओगे एकदम हवा में कि आज तो कंपनी खोल ही दी। लेकिन वो अपना बिजनेस बना रहा होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वो जो बंदा होता है वो आपको ज्ञान देता है, ज्ञान देने के बाद में आपका दिमाग को इतना प्रिपेयर कर देगा, आपके दिमाग में तुरंत एक कंपनी का नाम आएगा, तुरंत आप उसकी वेबसाइट रजिस्टर करोगे, तुरंत फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, तुरंत यूट्यूब पे एक अकाउंट बनाओगे, पूरी जगह पे छा जाओगे। घर पे आते ही सबसे पहले फोटोशॉप खोलोगे और एक लोगो तैयार करोगे बढ़िया सा, पूरा फोकस लगा दोगे 2-3 दिन तक कि कौन सा लोगो होना चाहिए, कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में इतना सोचोगे, ये भी नहीं सोचोगे कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे, आप सिर्फ उस लोगो के बारे में सोचोगे जो आपकी वेबसाइट पे दिखना चाहिए। उसके बाद में वो CA जो आपको बोल के गया ना, वो आपके पीछे पीछे आएगा, बोलेगा बॉस वो कंपनी क्या करना है उसका, आप बोलोगे ठीक है रजिस्टर कर भाई, उसको कागज दे दो, आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, ये दे दो वो दे दो, आपका पूरी सारा सामान लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे ज्यादा वो सीरियस है आपकी कंपनी खुलवाने के लिए, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा काम बहुत ईजी हो गया लाइफ में। पूरा काम होने के बाद में आपसे बोलेगा बॉस 20,000 रुपये दे दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आप फेसबुक का अकाउंट खोल रहे थे, पर ऐसा नहीं है, कंपनी खोलना और फेसबुक का अकाउंट खोलना इज 2 डिफरेंट थिंग। तो वो ऐसे फ्रीलांस से आपको कहाँ पे पहुंचा देगा, आपको खुद को यकीन नहीं होगा, फिर फाइनली आप भी ये बोलोगे कि यार 20,000 रुपये तो ले रहा है यार, दे दो इसको, अब मैं फ्रीलांसर नहीं रहा, अब मैं कंपनी बन गया हूँ। यस, और 99% केसेस में बंदा खुद तो काम करता ही है, खुद बोलेगा कि यार मैं कंपनी स्टार्ट करूंगा, दूसरा डायरेक्टर उसको मिलता नहीं क्योंकि बंदे ने प्लानिंग की नहीं है, तो दूसरा डायरेक्टर 99% केसेस में उसकी बीवी को ही बना लेता है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अभी फिर से हमारे पास टाइम लिमिट शुरू हो गई है, 10 मिनट रह गए। ओके, मैं इस कॉल को एंड करूंगा। गाइस मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ इसके बारे में, आप चिंता मत करो, आप पूरे चैनल पे बने रहो, 10 मिनट के बाद ये कॉल एंड हो जाएगी और हमारा ये पूरा सेशन भी एंड हो जाएगा। बट एंड में करते करते मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि फ्रीलांसर से
जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में लगता है चीजें बहुत ही सॉर्टेड आउट है, लेकिन एकदम से आप अपना कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ा लेते हो, जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ना कि सिर्फ काम से रिलेटेड बल्कि इतने आपके सामने कॉम्प्लाइसेस आ जाते हैं जो आपको प्रॉपरली करने होते हैं। तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट में एक सिंपल सी एक इंसिडेंट बता देता हूँ। फ्रीलांस करते करते आई वाज थिंकिंग कि यार बॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई भी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी रिवील करूंगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट भी दिखाऊंगा। वहां पे मेरे अपने पूरा डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, कितने डायरेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व थे, कितना पैसा खर्चा हुआ उसके अंदर, सीए ने कितना चार्ज किया, ऑडिट में कितना खर्चा हुआ, पेनल्टीज कितनी लगी, कितने साल चलाई और उसको बंद करने का क्या खर्चा आया। मैं आपको पूरी चीजें आपको बताऊंगा मेरे आने वाले टॉक में, जो कि मैं जल्दी प्लान कर रहा हूं। विद डॉक्यूमेंट लाइव आपके सामने सारी चीजों को रखूंगा, जिससे आपको एक बहुत अच्छा लेसन मिले। मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। आपका फ्रीलांस से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको एज ए कंपनी या स्टूडियो खोलने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं जाओगे तो आप फंस जाओगे। और कैसे फंसोगे मैं बताता हूँ। फ्रीलांस करते करते एक बंदे ने आके मेरे को सजेस्ट किया, मेरा ही फ्रेंड था, मिलने वाला था, उसने बोला कि कंपनी खोल लो। अच्छे वे में उसने मेरे को बोला, पर आई मीन ये 10 साल पुरानी बात है, 15 साल ऑलमोस्ट 12 साल पुरानी बात है। तब इतना माइंड भी इतना मैच्योर नहीं था, जॉब भी इतनी नहीं की थी, अभी तो स्टूडियोज में जाके काफ़ी काम किया है। वो एक्सपीरियंस के बाद में कंपनी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके बाद में बस ओपन करके और भूल गए। और पता चला कुछ महीने बाद जाके स्टूडियो में भी जाके काम कर रहे हैं। मतलब वो कंपनी बस खुली हुई है और वो मतलब उसको छोड़ दिया। जैसे आप कई बार अब तो होता है ना कि अपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया और फिर कभी लॉगिन ही नहीं किया, या आपने कई बार ट्विटर पे एक अकाउंट बना लिया और कभी गए और कभी लॉगिन ही नहीं किया। ऐसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और एकदम भूल गए 1-2 महीने बाद और अपना काम करने लग गए। अच्छा 1 साल हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे साल बाद मैं मलेशिया में था, मैं इंडिया में भी नहीं था, ठीक है। हाँ, तो पेनल्टी नहीं, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिस आया मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और वो नोटिस मैं आपको अपनी अगले टॉक में जो आने वाली है उसमें पूरा दिखाऊंगा कि कैसा वो नोटिस होता है। और इट वाज अ शो कॉज नोटिस। उसमें लिखा हुआ था कि ये बताइए, फलानी फलानी धाराएं लिखी हुई थी उसके अंदर, ये सेक्शंस के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर लिखा था कि आपने ऑडिट नहीं करे, आपने जनरल मीटिंग्स नहीं करी, आपने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं की अभी तक, आपने अपनी जो फाइल्स, आपने जो एमसीए की कंप्लाइंसेस होती हैं वो फिल नहीं करी। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ कंपनी खोल के डाल दी। 1 साल का समय देती है कंपनी गवर्नमेंट, सिर्फ कि 1 साल तक आपको छूट है क्योंकि आप नए हो। दूसरे साल तक भी वो वेट करती है, दूसरे साल के एंड तक नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर नोटिस के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं और उसके बाद में मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करूंगा। डिटेल में आपको मैं अगली कॉल में पूरा बता दूंगा। आपको जैसे कहीं पे आपको आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 1500 रुपये फीस थी किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए होते वो भी मैं आपको पूरे अपने जो जितने भी जो रिसिप्ट है जो पे की हुई है सीए ने वो आपको दिखाऊंगा। जो 1500 रुपये की जो आपकी फीस थी जो आप टाइम पे कर देते, वो आपकी 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। वो ऐसे बढ़ती जाएगी, टाइम मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होती जाएगी, और फिर एक लेवल पे आने के बाद में 100 रुपीज़ पर डे ऐड होने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर में। तो वो ये क्या है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट की जो रूल्स है वो चेंज होते रहते हैं। तो वो मैं डिटेल में जो भी है वो आपको वो कॉल जब करूँगा तब आपको बताऊँगा। बट इतनी हार्ड पेनल्टी थी कि जो 1500 रुपये मैं टाइम पे भर देता, वो नहीं भरे, उसके लिए मेरे को 40,000 भरने पड़े, ठीक है। और वो भी भरने के, वो भी हाथ जोड़ के भरने पड़े। मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि जा ले भाई पैसे पकड़ और हो गया, उसके लिए भी इतने पापड़ बेलने पड़े कि आपको मैं बता नहीं सकता। इट्स अ वेरी पेनफुल जॉब। तो गाइस, जब भी आप फ्रीलांस करो तो सिर्फ फ्रीलांस के बारे में सोचो, उस तरफ जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। अच्छे से पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा कुछ कमा सकते हो। 5 मिनट हमारे पास रह गए इस कॉल के एंड होने में। रूपक भाई, एक बार आपसे मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि फ्रीलांस में आपको क्या चैलेंज लगते हैं, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। एक बार इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं फ्रीलांसर्स की लाइफ में? सबसे पहले तो घर वालों को ये बोलना कि मैं काम करता हूँ, मैं टाइम नहीं छोड़ रहा।
आया घर वाले कहते हैं दिन में कंप्यूटर में लगा रहा था, पता नहीं क्यों। पूरे दिन कंप्यूटर बैठ रहा था। मतलब नहीं, मजाक वजाक की बात नहीं, बस ये है कि घर का एक कमरा या एक पोर्शन को ऑफिस बनाना सबसे बड़ी फाइट है फ्रीलांसर की। वो चीज नहीं कर पाता। उसके बाद इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो तो हो जाता है, उसका कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। फ्रीलांसिंग भी आप कर लोगे, आपको काम ही सीखना है, आप क्लाइंट से बात ही करना है। एंड उधर एक बहुत बढ़िया, अगर फ्रीलांस वाली बात अगर करेंगे, अगर आप एक अलग जगह ले पाओ, वहां जाके बैठ पाओ, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब वही ऑफिस सेट करो, ऑफिस सेट कर लो एक है। अरे एक रूम ले लो कहीं पे, बस वहां जाके बैठ के काम करो। हाँ, एक अलग ले लो, या फिर एक 3 BHK फ्लैट ले लो, और 3 BHK फ्लैट एक रूम को रिसेप्शन बनाओ, क्लाइंट मीटिंग रूम बनाओ, दूसरे रूम को रेंडर फार्म बना दो, तीसरे रूम में आके एकदम सब बैठे हो, या फिर एक रूम को काम का बनाओ और एक रूम में थोड़ा बंकर रूम बना दो रात को सोने के लिए। बाकी काम का तो वही है कि क्लाइंट वाइल हैंडल करने हैं, कोई दिक्कत ऐसी कोई खास नहीं। अच्छा, तो चैलेंज यही है कि अपना मैनेज करना, घर पे मैनेज करना चैलेंज है, हाउस होल्ड को और ऑफिस को अलग अलग करना, बस ये दिक्कत। अच्छा, हरिओम भाई आपका क्या चैलेंज है? सेम चैलेंज है भाई, घर वालों को बोलना कि हम काम कर रहे, बैठे नहीं है। अच्छा, उनको ये लगता है कि बस कंप्यूटर के सामने बैठा है, कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा होगा, क्या कर रहा होगा पता नहीं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे क्लाइंट ने कुछ चेंजेस दिया है, वो बीच में, जैसे गेमिंग करना भी मुझे अच्छा लगता है, तो बीच में कभी कभार किसी गेम पे आ जाता हूँ, तो वो आएंगे देखेंगे अरे ये तो गेम खेल रहा है, और हम लोग को बोलता है ये काम करता है। तो वो सारे चैलेंजेस है। अच्छा, सही है। कमलेश भाई क्या चैलेंजेस है? अरे इतने चैलेंजेस है, सबसे पहले तो बच्चे ही चैलेंज है। अभी वीडियो स्टार्ट में आपने बोला था बच्चों की नॉइज आ रही, होता क्या है, मैं दरवाजा बंद करके भी काम करता हूँ ना, तो मेरे बच्चे दरवाजे को तब तक खटखटाते रहते हैं, तब तक मुझे खोल नहीं देता। अच्छा। हाँ। ठीक है, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि यार अभी मेरे को काम करने दो, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो फिर वो तो बच्चे ही होते हैं, उनको कितनी बार ही बोल लो तो वो बहुत मैसअप कर देते हैं रूम में। तो मेरा आधा टाइम तो उनको संभालने में चला जाता है। फिर मैं नीचे घर वालों को आके बोलता हूँ भाई इनको संभाल लो, इनको थोड़ा किसी और चीज में लगा दो, मैं काम कर रहा हूँ। तो बोलते चले काम कर, तू ये काम करके आजा पहले, फिर तू तेरा काम कर लियो। तो बच्चे इज द चैलेंजेस, राइट? ओके, बच्चे चैलेंज है, सही है। अच्छा ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है फ्रीलांसर्स की लाइफ में जो चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने वर्क स्केड्यूल को और अपने पर्सनल और वर्क लाइफ को मेंटेन करके रखना। कि बॉस, जब आप फ्रीलांस कर रहे हो तो सिर्फ फ्रीलांस करो। आप फ्रीलांस काम करते समय घर पे आके कोई बोलेगा भाई एक काम कर, आलू लिया, या फिर बाहर चला जाए ये काम कर ले, है, या फिर वही है ना, धनिया अब एकदम आप बैठे हो सामने, आपके सामने लाके कोई मटर रख के चला जाएगा, बोलता है थोड़े से बैठे बैठे मटर ही छील दे यार। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। कितनी बार ऐसा होता है चैलेंजेस में कि जैसे अभी मुझे काम आया, तो काम आएगा तो फिर लगातार मैं 1-2 हफ्ते ऐसा बिजी हो जाऊंगी कि भाई चेयर से उठने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद हो सकता है कि अगले 1 महीने तक काम ना आवे। तो वो जो 1 महीने का टाइम पीरियड होता है वो इतना चैलेंजिंग होता है ना कि उसमें हो सकता है मूड बदल जाए कि मैं ये लाइन छोड़ दूं या क्या कर दूं, मतलब बहुत सारी चीजें चलती है दिमाग में, तो ये भी एक चैलेंज है। ओके गाइस, तो अभी हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं और कॉल किसी भी वक्त एंड हो सकती है। काफी अच्छा लगा आप सभी से बात करके। एट द एंड में आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि फ्रीलांसर्स की लाइफ जो है वो भी एज ए प्रोफेशनल ही होती है। जब भी वो स्टूडियोज में जाएं जॉब के लिए, तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए कि वो कहीं से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। आप उनका टेस्ट लीजिए, आप उनके स्किल्स को जज कीजिए, उसके बाद में लीजिए। मैंने स्टूडियोज मैंने देखा है कि ज़्यादातर थोड़ा सा एक भेदभाव सा रहता है कि यार फ्रीलांसर है तो उसका एक्सपीरियंस इतना सॉलिड नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, फ्रीलांस करो, अच्छे से काम करो। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि और भी आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो फ्रीलांस के साथ पे, और भी अपने साथ काफ़ी फ्रीलांसर्स को हम इस कॉल में लेके आएंगे। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX पाइपलाइन चैनल। आने वाले समय में हम काफ़ी और भी टॉक्स लेके आने